मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं MA उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी गद्य का जो प्रश्न पत्र है उसमें नाटक, निबंध और आलोचना है। इस संदर्भ में मैं और अंधेर नगरी नाटक पर बात कर रहा हूँ, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है। 4 नाटक लगे हुए हैं, जिनमें से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी है। मैं अंधेर नगरी में जो निहित यथार्थ है, उस यथार्थ के बिंदु पर क्रम से बात कर रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने यथार्थ की बात आरंभ की थी। यथार्थ के संदर्भों में ये अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु युग में किस तरह प्रासंगिक था और आज इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर एक बात की। अब मैं इस दूसरे वीडियो में उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। भारतेंदु के अंधेर नगरी के यथार्थ को स्पष्ट करने का और प्रयास कर रहा हूँ। तो अंधेर नगरी की जो ये कथा है, सामंत शासी राज्य व्यवस्था के साथ संबद्ध की गई है, क्योंकि वहाँ एक राज दरबार है और उस राज दरबार में कार्यवाहियाँ हो रही हैं और हमें वो जो उसमें सीन क्रिएट किया गया है वो एक सामंतशाही जो व्यवस्था थी, यानी राजा की जो व्यवस्था थी, आज के लोकतंत्र की तरह नहीं, राजा की व्यवस्था की तरह वो सीन क्रिएट किया गया है। राज व्यवस्था वही क्रिएट की गई है, लेकिन नाटक की प्रस्तुति लोक नाट्य शैली में। दरअसल ये नाटक बड़े सरल ढंग से खेले जाने के लिए लिखा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे भी नाटक को खेल ही कहते हैं, नाटक खेल है। तो वहाँ आराम से बहुत कम, कुछ ज़्यादा तामझाम इकट्ठा नहीं करना पड़े, बहुत ही रंगमंचीय उपकरण जो रंगमंच पे लाने में, इसको प्रस्तुत करने में होने चाहिए, बहुत अत्यंत साधारण सज्जा उपकरणों के साथ इसका मंचन हो सके, ऐसी लोक नाट्य शैली में इस नाटक को प्रयोग किया गया है। इसमें अंग्रेज़ों का जो राज है वो सामंतशाही राज्य व्यवस्था से कुछ हद तक भिन्न था, थोड़ा बहुत उससे भिन्न भी था, और अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में ही इस यथार्थ को उन्होंने लाने की कोशिश की है। यद्यपि अब भी जनता अधिकार विहीन थी, लेकिन राज्य व्यवस्था का संचालन करने वाली व्यापक नौकरशाही एक नई बात थी। हमारे यहाँ का जो राजतंत्र था, हमारे यहाँ के राजतंत्रों में इस तरह की आधुनिक नौकरशाही नहीं थी। वहाँ पर छोटे सामान तो उनके एक बड़ा दरबार लगता था बड़े राजा का, उसके बाद छोटे, जितना छोटा सामंत होता जाएगा, सामंत आते, फिर सामंत आते, उसके बाद छोटे जमींदार वगैरह, सबके यहाँ अपनी अपनी अदालतें, अपना तुरंत न्याय और वो व्यवस्था चलती थी। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल भिन्न किस्म की एक नई चीज़ आई, और वो आई नौकरशाही, जिसे आजकल हम इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जिसके तहत विभिन्न पुलिस और सिविल अधिकारी जो निकलते हैं ट्रेनिंग लेकर। इसके उत्पीड़न की कहीं सुनवाई नहीं थी। ये इतनी ताकतवर, ये इतनी ज़बरदस्त बौद्धिक और ताकतवर थी कि इसका उत्पीड़न फिर इसने किया तो उसकी सुनवाई फिर कहीं नहीं थी। ये एक तरह से अंतिम ही अदालत थी। वे क्षेत्र जो सीधे अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं थे, उन पर शासन करने वाले देसी शासक भी वैसे ही उत्पीड़क और अन्यायकारी थे। तो यहाँ पर 2 तरह की व्यवस्था थी उनकी। एक तो उनका डायरेक्ट शासन था अंग्रेज़ों का, सीधे, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, जहाँ भारतेंदु खुद रहने वाले थे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये पंजाब, हरियाणा और ये क्या नाम है तुम्हारा यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब उनके सीधे शासन में थे। पूरी नीचे से ऊपर तक का जो सारा अमला था उन्हीं का था। गवर्नर जनरल के तहत सारे काम करते थे। स्टेट्स बना रखे थे, उनके प्रमुख गवर्नरों को बना रखा था।
उसके बाद उनकी ICS लोग थे, जो नौकरशाही थी, पुलिस का एक बेड़ा था, वो सब व्यवस्थित ढंग से उनका डायरेक्ट था। लेकिन देश का एक भाग, एक हिस्सा ऐसा भी था, जैसे हम कह सकते हैं, जिसमें राजस्थान है, राजस्थान में 20-22 जो रियासतें थी, वो अंदर का प्रशासन यहाँ के खुद ये यहीं के राजे महाराजे चलाते थे। नौकरशाही का इतना बड़ा दखल नहीं था, थोड़ा भिन्न प्रकार की नौकरशाही थी यहाँ। और वहाँ इन क्षेत्रों में जहाँ सीधे शासन नहीं था, विदेश नीति आदि और आपसी संबंध रियासतों के, इस पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार था और पूरी तरह से वो अधीन थे उनके। तो यहाँ मैं बात कर रहा था, भारतेंदु ने अंधेर नगरी में अपने दौर के इस यथार्थ को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। वो सीधे सीधे बात नहीं करते हैं कहीं भी। उन्होंने के लोकोक्ति ली, वो भी प्रतीकार्थी रखती है, और उस के प्रतीक के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए। भारतेंदु के लिए यह तो आसान नहीं था कि वे अंग्रेजी राज व्यवस्था की खुलकर आलोचना करते, क्योंकि वहाँ तो पत्रिकाएँ और इस तरह साहित्य में सीधे अंग्रेज़ों की आलोचना नहीं की जा सकती थी, कड़ी कार्रवाई करते थे खिलाफ। तो उनके लिए आसान नहीं था अंग्रेजी राज व्यवस्था की खुलकर आलोचना करते। लेकिन अंधेर नगरी में उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कभी स्पष्ट रूप से और कभी सांकेतिक रूप में अपनी बात कही है। नाटक के दूसरे दृश्य में जहाँ बाजार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वहाँ विभिन्न सामग्री बेचने वाले लोग ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए जो बात कहते हैं, उनमें उन्होंने अपने समय का खाका भी प्रस्तुत किया है, और उस खाके की, यानी जो समय है या चीज़ें चल रही है, उन चलती हुई चीज़ों की आलोचना भी वो करते हैं। इस आलोचना की दो विशेषताएं हैं। नंबर एक तो तत्कालीन नौकरशाही की तीखी आलोचना इन्होंने प्रस्तुत की है, और दूसरी भारतवासियों को अपनी कमजोरियों के प्रति आगाह भी किया है इन्होंने। तो नौकरशाही की वो तीखी जो आलोचना करते हैं, आप देखिए बाजार के दृश्य में नौकरशाही को किस तरह लाते हैं, किस तरह खुल के, थोड़ा सा ही प्रतीकात्मकता थी चीज़ों में, सीधा अंग्रेज़ों की नहीं कर सकते थे आलोचना, लेकिन देखिए फिर भी काफ़ी कुछ स्पष्ट बिल्कुल दिखता है, स्पष्ट चमकता है। नौकरशाही की जो तीखी आलोचना की है, नौकरशाही की आलोचना करते हुए भारतेंदु ने उनकी रिश्वतखोरी, जनता के प्रति विद्वेष और उत्पीड़न की नीति, टैक्स लगाकर उनके जीवन को मुश्किल बनाना आदि को खास तौर पर रेखांकित किया है। भाई नौकरशाही की जो मूल चरित्र है वो यही है, आम जनता के प्रति वो बहुत ही विद्वेष और उत्पीड़न की नीति रखते हैं, और जनता को टैक्स आदि के बोझ से मारते हैं, रिश्वतखोरी आदि से, और लोगों का जीना मुश्किल करते हैं। तो यहाँ चना जोर गरम बेचने वाला घासीराम कहता है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। भाई जो हाकिम लोग, हाकिम नौकरशाही के अफसरान, तो हाकिम लोग हैं ये साहिबान लोग, जो उसका घासीराम का चना खा लेते हैं, और तो घासीराम का चना खाते ही सब पर दूना टैक्स लगाते हैं। तो बात कहने का तरीका है, तो टैक्स लगाने की जो प्रवृत्ति है, और नौकरशाही हमेशा राज्य को यही प्रेरणा देती रहती है कि यहाँ से पैसा वसूल किया जा सकता है, इस जगह और टैक्स लगा दिया जाए, सरकार को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। सरकार उन्हीं के कहे अनुसार अमल करती है, क्योंकि शासन उन लोगों को चलाना है, नौकरशाहों को चलाना है। चूरन बेचने वाला पाचक वाला कहता है, चूरन अमले सब जो खामे, दूनी रुस्वत तुरंत पचामे। अमले,
अमले वही नौकरशाही अमला, सिविल सर्विस या पुलिस नौकरशाही, और विशेषकर सिविल सर्विस के लिए ये अमला शब्द का यूज करते हैं कई जगह। तो चूरन कैसा है उसका, पाचक वाले का चूरन कैसा है? चूरन अमले सब जू खामे, जितने भी अमले हैं नौकरशाही के अमले हैं, नौकरशाही का गिरोह है पूरा पूरा। दूनी रिश्वत तुरंत पचा में है, अरे दोगुनी रिश्वत दे दो उनको, तुरंत डाइजेस्ट, तुरंत पच जाती है, ऐसा चूरन है। मेरा चूरन लीजिए, और मेरे चूरन की खासियत है कि इसको जितने भी अमले नौकरशाहों के जो वो है फौज है, नौकरशाही है जितने, वो सब दूनी रिश्वत लेने वाले तुरंत पच जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। चूरन साहब लोग जो खाता, और जितने साहब लोग हैं, बड़े 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 राजनेता, बड़े नौकरशाह, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। और इस चूरन को जो साहब लोग खाते हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं नौकरशाही की फौज के, और कह सकते हैं उनकी पुलिस के, वो सारा हिंद हजम कर जाए, पूरे हिंदुस्तान को और पैसे को इकट्ठा करा के तुरंत पूरे वो क्या ना पचा रहे हैं, हिंदुस्तानियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। तो इस तरह की बात है। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। कि पुलिस अफसरान या पुलिस के अधिकारी जो भी हैं, वो इस चूरन को मेरे को खा लेते हैं, तो सारे हिंदुस्तान को सारे हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून को सबको हजम कर जाते हैं, और आम जनता के हिस्से में आता है कष्ट, दुख। इसी प्रकार पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास राग काफी में जो गीत गाता है, उसी में यह भी कहा गया है, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करें अमले और प्यादे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। अब यथार्थ को रहने के लिए और यथार्थ को कहने के लिए और रह ही क्या जाता है, इससे ज़्यादा साफ, इससे ज़्यादा बिल्कुल सीधे सीधे क्या कह सकते थे। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया, अंग्रेजी राज का जो रानी है विदेश रह रही है, और यहाँ अमले प्यादे और ये नौकरशाही यहाँ राज कर रही है, बिल्कुल सीधे हिट कर रहे हैं। यहाँ तो कोई रह ही नहीं जाता कुछ। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करें अमले और प्यादे, नीचे प्यादे से लेकर और बड़े अमले तक सब राज वही करते हैं। अंधाधुंध मचो सब देसा, और मारा मारी मची हुई है चारों तरफ, राज वो मानव राजा रहत विदेशा, मान लो राजा विदेश में रह रहा हो, ये नौकरशाही यहाँ अंधाधुंध मचा रखा है इसने और राज कर रही है। उक्त पंक्तियाँ देखिए कितनी सारगर्भित है। अंग्रेज़ों का राज 1857 के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी से शासन को ब्रिटिश महारानी ने सीधे अपने हाथ में ले लिया। 1858 की घोषणा के द्वारा यहाँ पर उनका जो प्रतिनिधि है, रानी विदेश रह रही हैं, ब्रिटेन में रह रही हैं, बकिंगम पैलेस में रह रही है, और 1858 के बाद गवर्नर जनरल उनका वायसराय उनका और यहाँ अधिकारी नियुक्त कर दिया गया राज्य को चलाने के लिए। तो अंग्रेज़ों का राज 1857 के बाद अर्थात 58 से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया था। लेकिन विक्टोरिया के नाम पर राज सत्ता पर वास्तविक अधिकार अंग्रेज नौकरशाही के पास था। विक्टोरिया तो लंदन में ही वास करती थी। भारतीय युग के दौर में भारतीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का यह विश्वास था कि महारानी विक्टोरिया का भारत की शासक होना ईश्वरीय वरदान है। लेकिन भारतवासियों पर जो भी उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है उसके लिए नौकरशाही जिम्मेदार है। नौकरशाही जिम्मेदार है। यही कारण है कि भारतीय हिंदू महारानी विक्टोरिया या उनके शाही राज परिवार की अभ्यर्थना का कोई भी मौका नहीं छोड़ते।
कोई मौका नहीं छोड़ते। मुद्रा राक्षस नाटक का अंश पूरी आमी कटोरिया सी, चिरंजीव सदा विक्टोरिया रानी, सूरज चंद्र प्रकाश कर जबलों रहें सातों सिंधु में पानी, राज करो सुख सो तवलो निज पुत्र पौत्र समेत सयानी, पालो प्रजागण को सुख सो जग की रतिमान करे गुणगानी। तो वो चाहे अनचाहे कई जगह और विक्टोरिया महारानी की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन बहुत तो यहाँ क्लियर स्थिति है। नौकरशाही के वो बहुत बड़े आलोचक हैं। उनका राजा विदेश में रह रहा है और ऐसा लग रहा है कि राजा जैसे विदेश में निवास कर रहा हो, और यह जो अंधाधुंध मचा रखा है वो उनकी नौकरशाही ने मचा रखा है। तो उस समय के बुद्धिजीवी की ये सोच हो सकती है और प्रिय भारतेंदु की सीमा भी हो सकती है कि खुलकर अंग्रेजी राज की अगर वो नहीं कर सकती हैं बुराई नहीं कर सकते, खुल के थोड़ी बहुत रानी की प्रशंसा भी कर दी, तब उससे अपनी बात को ये भी प्रमाणित कि हम उनके राजद्रोही नहीं हैं, तो ये भी बात प्रमाणित थोड़ी सी हो। पर कुल मिला के ये है कि वो ये इसका जो नौकरशाही है, इस नौकरशाही के यथार्थ को वो प्रस्तुत अपने नाटक के माध्यम से, अंधेरी नगरी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। नौकरशाही के उत्पीड़न पर खास तौर से ध्यान देते हैं, इस यथार्थ को खास तौर से हमारे सामने लाते हैं। तो वो महारानी की एक और प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे अंग्रेजी राज की नौकरशाही, जिनमें वे राजे रजवाड़े और जमींदारों को भी शामिल करते हैं, जिन पर डायरेक्ट उनका शासन नहीं था, उनकी भी आलोचना करते हैं। नौकरशाही के साथ जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं जो आज़ाद कर रखे हैं अंग्रेजों ने, सीधे उनके शासन में नहीं है, उनकी भी आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। यहाँ यह जो अंतर्द्वंद है, ये जो अंतर्द्वंद है, एक और रानी की प्रशंसा करना, दूसरी ओर नौकरशाही की भर्त्सना करना, विरोध करना, ये जो अंतर्द्वंद है अकेले भारतेंदु हरिश्चंद्र में ही नहीं था, बल्कि उस दौर के प्राय सभी देशभक्त बुद्धिजीवियों और लेखकों में विद्यमान था। उस दौर के जो भी लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब में इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह का जो अंतर्द्वंद है, जो एक और रानी की प्रशंसा है विक्टोरिया की, दूसरी ओर और नौकरशाही की खुलकर आलोचनाएं, भर्त्सनाएं, ये उस युग के सभी लोग कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आगे समय बीतता है और हमारी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो आगे बढ़ता है, और राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ने के साथ धीरे धीरे बुद्धिजीवी इस चीज़ को पहचानने लगते हैं, और 20 के आसपास जाकर तो पूर्ण स्वराज की मांग बहुत जोर से उठने लगती है, और उस चरित्र को पूरी तरह पहचान जाते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक। मैं अगले वीडियो में इस यथार्थ की बात को आगे जारी रखूँगा, और इस वीडियो में तो यहीं तक है, पर ये यथार्थ का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, तीसरे वीडियो में आगे पूरा करूँगा। इसके साथ ही धन्यवाद।